सबसे पहले तो जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं सबसे अच्छा टॉपिक लेके चला आया हूं, फसलों का वर्गीकरण। जैसे कि जो फसल होते हैं ना, उसको वर्गीकरण कितने टाइप में किया गया है, उसको कितना डिवाइड किया गया है, आज मैं ये सब बताऊंगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो, नॉलेजेबल हो, तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि ये वीडियो आप तक, अगला जो मैं वीडियो बनाऊं, आप तक पहुंच जाए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं वीडियो में और देखते हैं फसलों का वर्गीकरण। देखिए, फसलों का वर्गीकरण, उगाए गए पौधे में समूह को फसल कहते हैं। उगाए गए पौधे के समूह को क्या बोलते हैं? फसल कहते हैं। जैसे फसल होता है ना, वो बताया गया है, उगाए गए पौधे के समूह को फसल कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। भारतीय कृषि फसलों का वर्गीकरण कई प्रकार किया जाता है, जो निम्न है। देखिए, पौधे के जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। पौधे के जीवन चक्र यानी कि एक वर्षीय फसलें, या एक वर्षीय फसलें क्या होती हैं, मैं बता दूं आपको कि यह एक अपनी जीवन चक्र एक वर्ष के अंदर पूर्ण कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है आपका एक वर्षीय पौधे, जो कि अपना जीवन चक्र कितने वर्ष में? एक वर्ष में पूरा कर लेंगे। ठीक है, और द्विवर्ष, सेकेंड नंबर देखिए, द्विवर्ष, ये अपना जीवन पहले वर्ष में अपनी वृद्धि करते हैं तथा दूसरे वर्ष में बीज उत्पादन करते हैं। जैसे कि चुकंदर है ना, पहला जो वर्ष होता है ना, अपना बीज यानी चुकंदर आप बोते हैं तो पहले नर्सरी लगाएंगे तो पूरा एक साल ले लेगा। ठीक है, थर्ड नंबर कह रहा है बहु वर्षीय फसलें, मतलब बहु मतलब ज़्यादा, ये अनेक वर्ष तक जीवित रहते हैं। जैसे रिजका, चुकंदर आदि। ओके, बहुफसलीय हैं। बहुफसलियों को अगर हम गन्ना भी ले सकते हैं, गन्ना भी बहुफसलीय में आते हैं, क्योंकि उसको हम बहुत दिन तक, अरे 3-4 साल तक जीवित रख सकते हैं आराम से। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ऋतु यानी मौसम जो होते हैं ना, उनके आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है। देखिए, फर्स्ट है आपका खरीफ का फसल। खरीफ का फसल मैं बता दूं, मैं मोटा मोटी खरीफ की फसल जो होती है ना, जैसे ये सीजन चल रहा है धान का, वो खरीफ का फसल है। ठीक है, इस देखिए इसमें क्या लिखा है, इस वर्ग की फसलों को बोते समय अधिक तापमान व आर्द्रता पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको क्या बोते समय किसकी ज़रूरत पड़ती है? बोते समय अधिक टेम्परेचर व आर्द्रता, अधिक टेम्परेचर पड़ेगी, और काटते समय शुष्क वातावरण, है ना, शुष्क वातावरण होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे कि इसका हो गया ज्वार, बाजरा आदि धान, है ना, एक खरीफ की फसल में आता है। देखिए, दूसरा होता है रबी की फसल। रबी की फसल वह होती है जो बोते समय आ, ताप कम होता है, तापमान कितना होता है? कम होता है, लेकिन पकते समय क्या होगा? तापमान ज़्यादा हो। जैसे कि हम लोग गेहूँ बोते हैं तो तापमान जब काटते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, लेकिन बोते समय तापमान कम रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि जौ, गेहूँ, चना इत्यादि रबी की फसल हैं। जायद की फसलें, इन वर्गों में मोटा मोटी मैं बता दूं कि जो जायद की फसलें होती हैं ना, ये जो थर्ड नंबर जायद की फसलें होती हैं, खरीफ और रबी के बीच में बोया जाता है ना, खरीफ और रबी के बीच में बोया जाता है। यानी इस वर्ग की फसलों में तेज हवा तथा धूप सहन करने की क्षमता होती है। जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज आदि इस फसल में आते हैं। अब देखिए, भूमि उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, है ना, यानी देखिए 3 भाग में बांटा गया इसको भी। हल्की भूमि, फर्स्ट देखिए क्या है, हल्की भूमि, सेकेंड नंबर मध्य भूमि की फसलें, और भारी भूमि की फसलें। फर्स्ट नंबर हल्की भूमि की फसलें कौन कौन से होंगे? जैसे बाजरा, मूंग आदि फसलें हल्की भूमि होती हैं, लेकिन मध्य भूमि, जैसे ज़्यादातर सब्जियां मध्य भूमि में उपज देती है। और सारी भारी भूमि, इस वर्ग की फसलों में भारी भूमि यानी अच्छे उपज देती है, जैसे कि कपास और धान, ये सब क्या है? भारी भूमि। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। आर्थिक दृष्टिकोण, ठीक है, इसमें भी हम लोग डिवाइड किए हैं, 10 प्रकार का ये भी है। देखिए, अनाज की फसलें, यानी जैसे गेहूँ,
फर्स्ट नंबर क्या है, अनाज की फसलें। अब अनाज की फसलों में 10 टाइप का होता है, यानी मोटे अनाज होता है जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का। अगर वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, अगर वीडियो क्या बोलते हैं उसको, लंबा हो जाए ना, तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करिएगा और भगा के ना देखिएगा। अगर भगा के देखेंगे तो आप लोग कुछ पता नहीं चलेगा। और देखिए दूसरा नंबर अन्य मोटे अनाज जैसे कि चना हो गया, काकूर हो गया, रागी, सोया। उसके बाद देखिए दलहनी फसलें, दलहनी फसलें जैसे होते हैं चना, मूंग, मटर, जो दाल वाले फसलें होते हैं, ठीक है। और चारे की फसलें जैसे बरसीम, ग्वार, लोबिया आदि, ओके। और रेशे की फसलें जैसे कि कपास, जूट, सनई आदि, ये रेशे हैं जिससे कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तिलहने फसलें। तिलहने फसलें होते हैं सरसों, मूंगफली, जो तेल निकलता है उसको बोलते हैं तिलहनी फसलें। और औषधि फसलें आते हैं 7 नंबर में, देखिए औषधि फसलें यानी चाय पत्ती। चाय पत्ती आप लोग जानते हैं कि चाय पीने से नुकसान होता है, हाँ नुकसान होता है अगर ज़्यादा ले लेते हैं तो निकोटीन की मात्रा आती है, लेकिन ये भी है कि औषधि में ये चाय आता है, ठीक है। किस में आता है, चाय आता है निकोटीन, सॉरी औषधि में, और पुदीना भी आता है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर 8 नंबर पे, जड़ वाली फसलें जैसे कि आलू, मूली, गाजर, ये सब जड़ वाली फसलें हैं ना। और देखिए चीनी देने वाली फसलें जो 9 नंबर पे है, चीनी देने वाली फसलें जैसे कि चुकंदर, गाना आदि। मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा चीनी चुकंदर से ही बनाया जाता है, ठीक है, विश्व में। अब आगे बढ़िए, देखिए 10 नंबर पे है मसाले वाली फसलें। मसाले वाली फसलें जैसे कि लहसुन, प्याज, मिर्चा, धनिया इत्यादि बहुत सारे फसल होते हैं मसाले वाले। अब देखिए फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, ठीक है। यानी कि इस प्रकार फसलों को जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, विशेष उपयोग पर हम लोग उसका वर्गीकरण कर देते हैं। जैसे कि हरी खाद की फसलें, फर्स्ट नंबर हरी खाद की फसलें, वे फसल, हरी खाद की फसलें मैं बता दूं, वे फसलें होते हैं जो हरी खाद के रूप में मिट्टी में उसको मिलाया जाता है, जैसे सनई, ढैंचा, है ना, हरी खाद की फसलें हैं। अब देखिए इसमें 2 नंबर भूमि संरक्षित फसलें, यानी भूमि को संरक्षण करने वाले फसलें। भूमि को मृदा कटाव से बचाने के लिए भूमि पर फैलने वाली फसलों बोई जाती है, जैसे घास बोई जाती है। सेकंड नंबर देखिए भूमि को पानी से कटाव के लिए जैसे दूब बो दिया जाता है, पानी से बचा रहता है, मिट्टी कटता नहीं है, ठीक है। जैसे कि हो गया आपका मूंग, मूंगफली इत्यादि, क्योंकि वो फैले रहते हैं ज़मीन पे। और देखिए अनावर्ती, तीसरा नंबर है अनावर्ती फसलें। अनावर्ती फसलें कभी कभी खेत में श्रम के सदुपयोग के लिए दो मुख्य फसल के बीच के समय में कोई अल्पकालीन फसल दे देते हैं, जैसे उर्द, मूंग। वो होता है ना अनावर्ती फसलें होती हैं, जैसे कि हमने कुछ बो दिया है, अब उसमें देखिए जैसे गन्ना मैं बो दिया हूँ, गन्ना के अंदर हम उर्द भी बो सकते हैं, मूंग भी बो सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था मेरा मोबाइल। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, अनावृत्ति हो गया ना। उसके बाद हम लोग 4 नंबर सूचक फसलें आते हैं। सूचक फसलें वे फसलें जो पोषक पदार्थ की भूमि में कमी होने पर तुरंत अपने ऊपर, सॉरी तुरंत अपने ऊपर कमी के लक्षण प्रकट करे, जैसे मक्का, फूलगोभी इत्यादि। ये जो फसलें होती हैं ना, अगर भूमि में उर्वरता कम पड़ जाती है तो इनकी पत्तियां क्या होती हैं, पीली पड़ने लगती है, या जड़ें होती हैं सूखने लगती है। और नकदी नकदी फसलें हो, वे फसलें जो खड़े खेत में या तुरंत बेचते हैं, नकदी फसलें कहते हैं। जैसे मतलब आलू, गन्ना, ये जो खड़े होते हैं ना, जैसे कि हम लोग निकाल लिए, जैसे गन्ना निकाले, गन्ना निकाल डायरेक्ट चीनी शुगर मिल पर दे देंगे। और आलू है, डायरेक्ट आलू किसान बेच सकता है, ठीक है, वहीं खेत से भी बेच सकता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और कीट आकर्षक फसलें, जो कीट आकर्षक फसलें होते हैं ना, सॉरी पता नहीं क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा मेरा सिस्टम डिस्टर्ब है। कीट आकर्षित, है ना,
आकर्षण फसलें, मुख्य फसलों को कीड़े से बचाने के लिए अन्य फसलें चारे और अलग अलग, जैसे होता किस है, ये क्या है जो आकर्षित फसलें हैं ना, ये कीट से बचाने के लिए, जैसे कि हम लोग इधर भिंडी बो दिए तो इसके चारों तरफ धनिया बो देंगे, कीट आकर्षक फसलें उसको कहाएंगे। ठीक है, जो चारों तरफ धनिया बोया गया है वो कीट आकर्षक फसलें कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वनस्पति के वर्गीकरण, इस प्रकार का वर्गीकरण है। घास परिवार, जैसे गेहूं, जौ, धान, गन्ना, बाजरा, है ना। सेकंड नंबर मटर परिवार, मटर परिवार जैसे कि मटर, चना, मूंग, उर्द। थर्ड नंबर सरसों परिवार, जैसे कि सरसों, राई आदि। फोर्थ नंबर कपास परिवार, जैसे कपास, पटसन आदि। फिफ्थ नंबर है आपका आलू परिवार, जैसे आलू, तंबाकू आदि। जूट परिवार, जैसे जूट। अलसी परिवार, जैसे अलसी। अरंडी परिवार, जैसे अरंडी। कंपोजिटी परिवार मतलब सूरजमुखी। और टेंथ नंबर है सबसे चीनी पड़ोसी परिवार, यानी चुकंदर। मैं बताया था ना कि जो चुकंदर होता है सबसे ज़्यादा चीनी प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब देखिए दीप्तिकाली के आधार पर फसलों को वर्गीकरण किया है। तीन में बांटा जाता है। तीन में कितना दिया है मैं देख लूँ। तीन में बांटा गया है। जैसे कि होता है कम अधिक का प्रकाश चाहने वाले फसलें, यानी अल्प दीप्तिकाल बोलते हैं। फर्स्ट नंबर जो है ना, इसको अल्प दीप्तिकाल बोलते हैं, यानी कम समय वाला फसलें। वे फसलें होते हैं जो प्रकाश का जो प्रकाश कम चाहने वाले फसलें होते हैं, है ना। अवधि, प्रकाश की अवधि कम ले, जैसे छोटा दिन होता है उसमें हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, और अधिक अवधि प्रकाश चाहने वाले पौधे, यानी अधिक जो ज़्यादा बड़ा दिन होता है उसमें हम लोग बो सकते हैं। ठीक है, जैसे मटर, बरसीम आदि। ठीक है, अधिक अवधि तक प्रकाश चाहने वाले फसलों को दीर्घ दीप्तिकाल कहते हैं। ठीक है, दीर्घ दीप्तिकाल फसलें कहते हैं। और प्रकाश निरप्रभावी पौधे, प्रकाश निरप्रभावी मतलब बिना प्रभाव, जैसे कि उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। थर्ड नंबर ये है ना आपका, देखिए प्रकाश निरप्रभावी पौधे, जिस पे फसलों का कोई प्रभाव ना पड़े प्रकाश का। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, इस वर्ग के पौधे को फसलें की क्रिया, ये प्रकाश अवधि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो मैं बताया था सेम वैसे वही है, वो दीर्घ दीप्तिकाल दोनों ही दशाओं में हो जाता है। जैसे कपास, सूरजमुखी, ये दोनों दशा में हो जाता है। प्रकाश का कोई, जैसे दीर्घ दीप्ति हो गया, अल्प दीप्ति हो गया। देखिए अल्प दीप्तीय, दीर्घ दीप्तीय काल होता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमें लग रहा है यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं फसलों का वर्गीकरण पढ़ा दिया हूँ उसमें। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब कर देंगे तो एक सब्सक्राइब मेरा बढ़ जाएगा, लेकिन ये बात होगा कि आप लोग को पूरा ज्ञान हो जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस।